एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन दैट हैज बीन रिलीज्ड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है अबाउट ऑफ दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन दैट हैज बीन रिलीज्ड। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस रहे जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और इसका कितना अच्छा इंटेंशन है या कितना बुरा इंटेंशन है। अब ये नोटिस डेटेड है ऑफ 8th ऑफ सितंबर 2025। और इस नोटिस का जो सब्जेक्ट है वो है वार्निंग अगेंस्ट डिस्कशन ऑब्लिक एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एससीसी एग्जामिनेशन अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। ठीक है। अब ये कह क्या रहा है, मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है। एक ही पन्ने का नोटिफिकेशन है, मैं इसके कुछ चीजें आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ क्या है? इसमें लिखा है, इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ द कमीशन दैट सर्टेन इंडिविजुअल्स डिस्कस, एनालाइज और सर्कुलेट द कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ongoing oblique held examinations conducted by the staff selection commission on social media। तो ये कह रहे हैं कि कुछ वो लोग हैं जो कि कुछ जो पेपर्स चल रहे हैं, चलिए पेपर जो चल रहे हैं उनका समझ में आता है, आप उनकी चीजें डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि पेपर अभी भी ऑन गोइंग है। बट प्रॉब्लमैटिक पार्ट क्या है मेरे अकॉर्डिंग? हेल्ड एग्जामिनेशन, ऑब्लिक करके लिखा हुआ है, हेल्ड एग्जामिनेशन। मतलब इस नोटिस के अंडर में, इस नोटिस के परव्यू में वो एग्जाम्स भी आते हैं जो कि हो चुके हैं, जो पेपर खत्म हो गए हैं वो पेपर भी आते हैं। और क्या लिखा है कि कुछ लोग हैं जो ये हो चुके पेपर्स को या जो पेपर चल रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं या फिर सर्कुलेट करते हैं। अब उसके बारे में लिखते क्या है ये? ऑल सच एक्टिविटीज, मतलब कौन सी एक्टिविटी? हो चुके पेपर या जो पेपर चल रहे हैं उनका डिस्कशन, एनालिसिस या सर्कुलेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। तो ये इनका कहना है कि आज जो डिस्कशन कर रहे हैं हो चुके पेपर्स का, ठीक है, मैं यहाँ पे वो पेपर्स की बात नहीं करूंगा जो कि चल रहे हैं क्योंकि ठीक है उनके लिए चीजें समझ में आती हैं। बट जो पेपर हो चुके हैं उनके लिए ये चीज बोलना किस हद तक सही है कि ये बोल देना कि जो पेपर हो चुके हैं उनका भी डिस्कशन, इवन डिस्कशन, एनालिसिस एंड सर्कुलेशन, वो भी गलत है, वो भी एक ऑफेंस है। अब उसके लिए वो साइट क्या करते हैं, सेक्शन 3 ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। सेक्शन 3 उसका क्या कहता है? अनफेयर मींस को डिफाइन करता है। क्या लिखा है? प्रोहिबिट्स लीकेज, डिस्क्लोजर, एक्सेस, पोजेशन और डेसिमिनेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, आंसर कीज और एनी पार्ट देयर ऑफ विदाउट अथॉरिटी। मतलब आप अगर कोई भी पेपर को लीक करते हैं या डिस्क्लोज करते हैं या आपके पास है भी वो चीज, तो वो चीज एक ऑफेंस है। क्लियर है भाई? बिल्कुल सही बात है। और सेक्शन 9 के थ्रू में वो एक नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बन जाता है। एंड फर्दर सेक्शन 10 उसकी पनिशमेंट बता देता है कि जो भी पर्सन ऐसे पाया जाएगा जिसके पास ये क्वेश्चन पेपर होंगे या देखा जाएगा कि उसको डिस्क्लोज कर रहा है या लीक कर रहा है उन पेपर्स को, उसको 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। एक इंडिविजुअल आदमी, उसको 10 लाख रुपए तक का फाइन दिया जा सकता है। कोई सर्विस प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशन है तो उस पर 1 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उसको। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सिचुएशन में भी 5 से 10 साल तक की सजा है। और 1 करोड़ से कम 1 करोड़ का आप पे फाइन लगाया जाए। ठीक है। अब इसके बेसिस पे ये बोला जा रहा है, इस नोटिफिकेशन में बात लिखी गई है, अकॉर्डिंगली all the content creators, social media platforms and individuals are hereby warned not to indulge in discussion, analysis or dissemination of SSC examination question paper or their contents in any manner. Any violation will invite strict penal action under this so and so provisions। तो इसका मतलब अब आप ये क्या कह रहे, आप ये कह रहे हैं कि सेक्शन 3 में जो चीज दी गई है कि आप पेपर अगर रखते हैं, उसको डिस्क्लोज करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, इसमें वो पेपर भी आ जाएंगे जो हो चुके हैं, जो एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप सेक्शन 3 का एक एम्बिट बहुत वाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप क्या चाहते हैं कि लोग हो चुके पेपर्स को डिस्कस भी ना करें। और आपका ये कहना है थ्रू दिस नोटिफिकेशन, अगर आप डिस्कस भी करते हैं कोई हो चुका एग्जाम,
तभी भी आपने क्राइम कमिट किया है। इट विल बी सीन एज इफ आपने पेपर लीक कर दिया, अगर आप हो चुके पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो थ्रू दिस notification, what the staff selection commission is trying to do is to increase the ambit of section 3 of public examination prevention of unfair means act 2024. Can this at all be permissible कि कोई इंसान वो जाके पेपर करके आया, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 1 घंटे का, इतने भी ड्यूरेशन का पेपर था, उसने वो पेपर किया। पेपर करने के बाद में वो बाहर आता है एग्जामिनेशन हॉल के, और अपने दोस्तों के साथ, जो दूसरे कलीग्स हैं जिनके साथ में पेपर डिस्कस कर रहा है, आप उसको अरेस्ट करके ले जाएंगे, ये बोलते हुए कि अभी जो पेपर तुम लिख करके आए हो, जो हो सकता है बाकी लोग भी लिख चुके हो, आप उसको डिस्कस कैसे कर रहे हैं? तो इवन डिस्कशन को भी आप ऑफेंस बना दे रहे हैं। क्या ये आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वॉयलेशन नहीं है? क्या आर्टिकल 19 के अंदर दिए हुए जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप उसको ओवर स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं? और क्या इसके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए? अब ये समझते हैं हम कि क्या रीजन रहा कि ये नोटिफिकेशन लाया गया, क्या हो सकता है इसका पीछे का रीजन। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि मास लेवल पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ में प्रोटेस्ट चल रहे थे कंट्री में, और दिल्ली में मेनली, लखनऊ में, पटना में, इन दोनों में बहुत सारी जगहों पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, बहुत मास स्केल पे। हुआ क्या था, क्यों वो प्रोटेस्ट हो रहे थे, और कैसे ये जो नोटिफिकेशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टू दैट, टू दोस प्रोटेस्ट। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपना फेज 13 का एग्जाम्स करवाता है फ्रॉम जुलाई 24 टू अगस्त 2025। वो एग्जाम कंडक्ट कराता है, पर उस एग्जाम के कंडक्ट होने पर बहुत ज्यादा हंगामा मचने लगता है जैसे ही वो एग्जाम कंडक्ट होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स आकर के कंप्लेन करते हैं। क्या मेजर कंप्लेन थी उनकी, समझते हैं। पहली कंप्लेन थी अब्रप्ट एग्जाम कैंसिलेशन विदाउट नोटिस। तो बहुत सारे ऐसे सेंटर्स थे जहां पर लोग जब एग्जाम देने पहुंचे सुबह, तो उन्होंने देखा कि अरे, उसके बाहर, एग्जाम सेंटर के बाहर एक नोटिस लगा हुआ है कि इस सेंटर पे आज के लिए, आज के दिन के लिए एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। जिसके लोगों को बहुत परेशानी हुई। लोग दूर दूर से ट्रैवल करके आए, उनको उनको पहले से पता नहीं था, मे बी वो अकॉर्डिंग प्लान कर लेते, उन्होंने उस हिसाब से जगह अलग देख रखी थी, उन्होंने मे बी जो होटल बुक किया हो, लॉज बुक किया हो, उन्होंने उस हिसाब से बुक किया था कि भाई मैं आज एग्जाम देके निकल जाऊंगा। उनकी टिकट उस हिसाब से थी। पर आपने उस एन दिन, जिस दिन वो पहुंचे एग्जाम देने, उस दिन सुबह सुबह उनको पता चलता है कि भाई इस सेंटर पे तो आज एग्जाम ही कैंसिल हो गया है। ये पहली प्रॉब्लम आई। दूसरी प्रॉब्लम, जहां पे एग्जाम कैंसिल नहीं हुए, एग्जाम के लिए लोग बैठे, सिस्टम क्रैश कर गया। अब सिस्टम क्रैश कर गया, इसके लिए हमें यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराता आया है सिंस 2018। तो 2018 से पहले वो कंप्यूटर बेस्ड भी कराते थे, पेपर बेस्ड भी कराते थे, जिसमें ओएमआर शीट में आप फिल करते हैं। पर 2018 में उन्होंने ये कर दिया कि नहीं, कोई पेपर बेस्ड नहीं होगा, कोई ओएमआर शीट्स की यूज नहीं की जाएंगी, पूरी तरीके से एग्जाम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। अब ये चीज हुई और उन्होंने साथ में निकाले टेंडर। 2018 में वो टेंडर अवार्ड होता है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा की कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है टाटा की, टीसीएस को अवार्ड होता है। और टिल अप्रैल 2025 तक का टेंडर अलॉट होता है, और टीसीएस बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराती। हाउएवर अप्रैल 2025 में टीसीएस का टर्म एक्सपायर हो जाता है, तो एक फ्रेश टेंडर्स रिलीज किए जाते हैं। और इस वक्त, इस बार टेंडर दिया जाता है इन मई 2025 टू अ न्यू कंपनी कॉल्ड एडिक्विटी। अब ये एडिक्विटी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसपे हम बाद में आएंगे, ठीक है। अब ये सिस्टम्स क्रैश हो गए, ऑनलाइन एग्जाम कराना था, एग्जाम में सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया, काम ही नहीं कर रहा था, लोग अपने रिस्पॉन्स सबमिट नहीं कर पा रहे थे, या उनको क्वेश्चन पेपर ही नहीं दिख रहा। दूसरा, तीसरी दिक्कत क्या आई, फॉल्टी बायोमेट्रिक। आधार वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, आधार वेरीफाई नहीं हो पा रहा था कई लोगों का, क्योंकि एसएससी के एग्जाम से जब आप जाते हैं पेपर देने के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं उससे आपका आधार का वेरिफिकेशन किया जाता है, वो वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। चौथी और जो बहुत बड़ा इशू बना, वो था कि इनकरेक्ट या डिस्टेंस लोकेशन पे सेंटर अलॉट हो रहे थे।
जिसमें ये तक बोला गया कि लोगों को दूसरे स्टेट्स में सेंटर अलॉट हो रहे हैं। जो इंसान मध्य प्रदेश में रह रहा है उसको मे बी उत्तर प्रदेश में सेंटर अलॉट हो जा रहा है, वेस्ट बंगाल वालों को यूपी में अलॉट हो जा रहा है, या फिर राजस्थान वालों को हिमाचल में अलॉट हो जा रहा है, टू दी एक्सटेंट दैट देयर वेर सम पीपल जिनको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में तक सेंटर अलॉट हो गया। और उसके ऊपर से लोगों का ये तक कहना था कि लास्ट मोमेंट पे सेंटर चेंज हो जा रहे थे, कि एडमिट कार्ड जब हमारा आया 2 दिन पहले या 3 दिन पहले एग्जाम के, तब हमारा सेंटर में भी दिखा रहा था यूपी में। बट जब हमने एग्जाम से 1 दिन पहले वापस से चेक किया तो हमारा सेंटर अपने आप बदल के वो यूपी से में भी चला गया, दिल्ली या हरियाणा या कहीं और। तो लास्ट मोमेंट पे आप सेंटर बदल दे रहे थे। अब लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई ना कि हम ट्रेवल कैसे करें। सबका तो घर वहां पे है नहीं, टिकट मिलने बहुत मुश्किल हो जाती हैं, होटल की अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाती है। द लास्ट इशू जो ये रेस किया गया वो ये था कि कई जगहों पे कई जो सेंटर्स थे उनका पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, मे बी छत नहीं थी या कुछ नहीं था। इनफैक्ट देयर वेर एलिगेशंस कि देयर वर अ फ्यू सेंटर्स जहां पे बाउंसर्स प्रेजेंट थे, और उन बाउंसर्स ने कैंडिडेट्स जो कि स्टूडेंट्स थे उनके साथ में मारपीट की। ये एलिगेशंस पड़े। अब इस पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ज्यादा बैकलैश हुआ, कैंडिडेट्स ने वीडियो सर्कुलेट की, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें आई। इसके बाद में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी रिस्पॉन्स है। अभी जो चीज मैंने बताई थी बाउंसर्स की मारपीट का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने माना, इस बात को एडमिट किया, जो चेयरपर्सन थे उन्होंने, कि हाँ ये चीज हुई थी। एक पर्टिकुलर सेंटर था गुरु हरगोविंद सिंह सेंटर इन दिल्ली, और हमने उनको नोटिस भेजा, हमने उनको बोला कि अगली बार से एक भी बाउंसर वहां पे दिखना नहीं चाहिए, और ये चीजें आप मेक श्योर करिए कि ऐसी चीजें दोबारा ना हो। एसएससी ने ये भी माना। अब लोगों के एलिगेशन ये भी थे कि भाई एसएससी में कई क्वेश्चंस जो थे वो तो रिपीट रिपीट हो गए। अब देखिए आप एक बात समझिए कि ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर्स होते हैं ना वो एक फेज में नहीं हो पाते हैं। ये और क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपीयर करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि उतने सारे बच्चों को एक साथ बैठा करके एग्जाम करवाया जा सके। तो इसीलिए जो हमने पहले डेट देखी थी कि एग्जाम्स वेर शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम जुलाई 24 टू August 1 2025, तो हर दिन पेपर हो रहे थे। अब बच्चों के एलिगेशंस क्या आए कि जो जुलाई 24 के में क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया नेक्स्ट डे भी। तो लोगों के लिए तो बहुत आसान हो गया भाई, जिन लोगों ने नेक्स्ट डे पेपर देने आना था। हालांकि अब इस चीज पे एससीसी चेयरपर्सन ने क्लियरली डिनाई किया कि यार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने ये माना कि मे भी हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो रिपीट हो गए होंगे, पर उन्होंने बोला कि ऐसा जनरली नहीं होता और ऐसा नहीं हुआ। एडिशनली लोगों ने यह भी बोला कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें ऑप्शंस रिपीटेड थे, कि ए ऑप्शन भी वही और बी भी वही है, तो हमें पता नहीं कि हम ए मार्क करें या बी करें क्योंकि दोनों ही सेम ऑप्शन हैं। इस पे भी एससीसी चेयरपर्सन ने अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा कुछ जगहों पे हुआ था और ऐसी चीजें हुई, और उन्होंने अपनी गलती को एडमिट किया। हालांकि फिर भी उस एडमिशन के बाद भी प्रोटेस्ट चलते रहे। एससीसी चेयरपर्सन एस गोपालकृष्णन ने एक्नॉलेज किया, उन्होंने ये भी बोला कि भाई जिन भी बच्चों के पेपर्स में दिक्कत आई है, जिनके पेपर कैंसिल हो गए लास्ट मोमेंट पे या कुछ भी परेशानी हुई उनके उनके लिए हम एक री एग्जाम कराएंगे। और अराउंड 2500 बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि हम री एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। और यही एक रीजन रहा कि सब्सिक्वेंटली अगस्त में ही एसएससी कंबाइंड का 2025 का एग्जाम्स होने थे जिसको पोस्टपोन कर दिया गया टू सितंबर, कि यार अभी पॉसिबल नहीं है, अभी बहुत ज्यादा ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो हम उसको बाद में करा दें। अब बच्चों की डिमांड क्या थी, जो स्टूडेंट जो सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी डिमांड क्या थी? पहली डिमांड थी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। दूसरा, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट को रिकंसिडर किया जाए। एडिक्विटी को जो मैंने आपको बताया था कि उससे पहले टीसीएस के पास कॉन्ट्रैक्ट था, पर मई 2025 में वो कॉन्ट्रैक्ट उठा के दे दिया गया एडिक्विटी को, उसको रिकंसिडर किया जाए, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए था। तीसरा, कि एक ट्रांसपेरेंट ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम हो। और चौथा, कि एक फेयर एग्जाम सेंटर एलोकेशन का सिस्टम हो और जिसके और जो लोगों को लॉस हुआ है उनको कॉम्पेंसेट किया जाए। अब इन सब चीजों पे एसएससी चेयरमैन ने एडमिट किया कि हाँ ये चीजें हुई। उन्होंने ये भी माना कि ये बहुत गलत है कि बच्चों को बहुत दूर सेंटर अलॉट हो जाता है, बट हमारी भी मजबूरी रहती है, हम ट्राई करते हैं ऐसा कि उन्होंने कहा कि हम इस कोशिश में हैं कि आने वाले कुछ सालों में या 1 साल या 2 साल में हम ऐसा कर दें कि बच्चे के घर से मुश्किल से 1 घंटे के अंदर में हो। और हम ये भी ट्राई करते हैं कि जो बच्चे ने पहली प्रेफरेंस भरी है सिटी की वही उसको अलॉट हो।
हालांकि क्योंकि इतने ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, इसीलिए कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है वो काम कर पाना, पर हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गलतियां भी मानी कि हाँ कुछ जगहों पे गलतियां हुई। अब इसमें बच्चों का एक और चीज कहना था कि भाई गलतियां आप कर रहे हैं, हम आपको आपकी गलतियों के बारे में बता रहे हैं, पर इसमें भी आप हमसे हर गलती बताने पे 100 रुपए मांग रहे हैं, तो ये क्यों, हम क्यों पैसे दें आपकी गलती बताने। अब इस पे एसएससी चेयरपर्सन का ये कह चेयरमैन का ये कहना था कि देखिए बात तो सही है आप, बट अगर हम पैसे नहीं लेंगे वो फॉर फाइलिंग ऑफ दस दैट ऑब्जेक्शन, तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस आ जाएंगे और ये डिसेमिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किनके ऑब्जेक्शंस जेन्युइन है और किनके ऑब्जेक्शन जेन्युइन नहीं है। इसीलिए अमाउंट लिया जाता है सो दैट वो चीज को हटाया जा सके, जिनके ऑब्जेक्शन जेन्युइन नहीं है वो ऑब्जेक्शन फाइल ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक इंसान भी कोई ऑब्जेक्शन फाइल करता है और 100 लोग भी कोई ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, दोनों का इफेक्ट सेम होगा। तो अगर एक पर्सन ने भी किसी चीज के लिए ऑब्जेक्शन रेस कर दी, हम उसको भी उतनी सीरियसनेस से देखेंगे अगर वही सेम ऑब्जेक्शन 100 लोगों ने फाइल की, और उसका फायदा हर एक इंसान को मिलेगा। पर उन्होंने ये भी बोला कि हम ये भी मानते हैं कि अगर ऑब्जेक्शन सही पाए जाते हैं तो वो पैसे बच्चे को रिफंड हो जाने चाहिए। और उन्होंने ये भी माना कि हमारे पार्ट पे ये फेलियर है कि अभी तक ऐसा कोई सिस्टम हम नहीं बना पाए कि वो पैसे हम कैसे वापस करें, बट हम इसके लिए जरूर देख रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा किया जा सके कि ये वापस हो सके। ठीक है। अब प्रोटेस्ट हुए, फर्दर प्रोटेस्ट और आगे चले, अगस्त 24 को कई लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, विच वॉज वेरी रॉन्ग। अब इसमें जो मैंने आपको पहले बताई थी एक चीज, द न्यू वेंडर एडिक्विटी, जिसको मई 2025 में टेंडर अवार्ड कर दिया गया था, सबसे ज्यादा हंगामा उसी को लेके चल रहा था कि एडिक्विटी को आपने टेंडर क्यों दिया। अब हंगामा क्यों था? एडिक्विटी ये जो फर्म है, ये एक बहुत ही ज्यादा बदनाम फर्म फॉर कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत बदनाम फर्म है। ऑल दो देर आर, अभी तक कोई भी चीजें इनके अगेंस्ट में प्रूव नहीं हो पाई है, बट देर आर नंबर ऑफ एलिगेशन अगेंस्ट देम, नंबर ऑफ एलिगेशन अगेंस्ट देम। दे वर इन्वॉल्व, दे हैव बीन ऑलवेज लिंक्ड टू द व्यापम स्कैम दैट टुक प्लेस इन मध्य प्रदेश। व्यापम स्कैम एक बहुत बड़ा स्कैम था जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था, बहुत बड़ा स्कैम था। उनका नाम उधर लिंक होता है कि ये व्यापम स्कैम में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। ऑल दो टिल डेट मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई ऐसा कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है जहां पर ये हो कि ये सच में इन्वॉल्व थे या नहीं इन्वॉल्व। इनकी गलत हरकतों की वजह से इवन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने इनको 2020 में ब्लैकलिस्ट कर दिया था, इनको इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया था कि भाई ये एग्जाम्स करा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका हमेशा इन्वॉल्वमेंट पाया गया था इन पेपर लीक्स एंड इरेगुलरिटीज इन कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। तो जो सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ही इस पर्टिकुलर फर्म को खुद 2020 में बैन किया था। इसीलिए सारे कैंडिडेट्स का ये कहना था कि जिस फर्म को आप खुद 2020 में बैन कर रहे हैं, उसको आप 2025 में टेंडर अवार्ड कैसे कर सकते हैं फॉर कंडक्टिंग एन एग्जामिनेशन। सेम वे में उस फर्म को ने 2022 में एक एग्जाम कंडक्ट कराया था ऑफ मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब यहां पे उन्होंने क्या किया कि टेंडर तो उनको अवार्ड हुआ फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, उन्होंने वो फर्दर सब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू में दे दिया टू अ फर्म इन राजस्थान कॉल्ड साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड। और अगेन वही सेम एलिगेशंस की एग्जाम के पेपर्स लीक हो गए और वो सोशल मीडिया पे शेयर हो रहे थे और ये सारी चीजें हुई। उसके बाद भी वो नहीं सुधरे, उन्होंने वापस से मध्य प्रदेश में एक और एग्जाम कंडक्ट कराया विद रिगार्ड टू पटवारी। 2023 में एग्जाम कंडक्ट कराया गया पटवारी को लेकर के। इसमें भी अगेन मल्टीपल इश्यूज फ्लैग हुए। पहला, फॉल्स डिसेबिलिटी क्लेम्स। 30 लगभग 30 ऐसे एप्लीकेंट थे जिन्होंने फर्जी फॉर्म सबमिट किए थे और डिसेबिलिटी का क्लेम रखा था, उनको कोटा में डाल रखे थे इन लोगों ने। एज वायलेशन, 217 लोगों से ज्यादा लोगों ने एज वायलेशन, एज का जो लिमिट होता है कि इतने एज से ज्यादा के लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं, वो एज वायलेशन में अप्लाई कर रखे थे, उनको भी डाला गया। सेंटर बेस्ड एनॉमलीज बहुत सारी आई इसमें। सेंटर बेस्ड एनॉमलीज एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सामने आई उसमें यह था, 7 ऑफ द स्टेट टॉपर्स, ठीक है, टोटल स्टेट के जो 10 टॉपर थे उसमें से जो 7 टॉपर थे वो सेम सेंटर पे से थे। एक ही सेंटर से 7 टॉपर निकल आए 10 में से, और वो सेंटर ओन था बाय बीजेपी एमएलए। और ऐसी ही चीज दूसरी डिस्ट्रिक्ट से भी निकल के आई कि ज्यादातर जो लोग क्वालिफाई किए वो कुछ पर्टिकुलर सेंटर से क्वालिफाई किए।
पर एक और बात आया कि भाई आपने रिजल्ट पे हेरा फेरी की है, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जिनको बहुत ही ज्यादा हाई स्कोर मिल रखे थे, जो कि रीजनेबल कहीं से भी नहीं था। और ये सारे एलिगेशंस को देखते हुए खुद वहां के चीफ मिनिस्टर ने, शिवराज सिंह चौहान उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ही रोक दिया। इस एग्जाम के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रोक करके एक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर दिया बाय रिटायर्ड हाईकोर्ट जज। आप ऐसे इतने दागदार फर्म को कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं फॉर कंडक्टिंग सच एन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन? आप ये समझिए, ये लोग जो सेलेक्ट होकर के आएंगे यहां से, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करने वाले हैं। और अगर सही लोग सेलेक्ट होके नहीं आते, अगर एग्जाम का प्रोसेस ही सही नहीं है जो कंडक्ट किया गया उनके सिलेक्शन के लिए, आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि जो लोग सेलेक्ट होकर के आएंगे वो अच्छा काम करेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और इसी वजह से बहुत ज्यादा हंगामा मचा कि क्यों ऐसे फर्म को बार बार कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही दागदार है, जिसके अगेंस्ट में हमेशा से एलिगेशन चलते आए हैं कि ये तो फर्जीवाड़े में इन्वॉल्व रहे ही रहे हैं। हालांकि इस पे जो एसएससी चेयरपर्सन थे, एस गोपालकृष्णन, उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, ये एक ओपन बिडिंग प्रोसेस होता है। उन्होंने ये बात बोली कि कई लोगों ने प्राइस के साथ में सबमिट किया था, और उन्होंने ये भी बोला कि पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये देखा कि रिक्वायर्ड जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन है और एक्सपर्टीज है इन कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, क्या उनके पास वो है कि नहीं। उन्होंने ये बात मानी कि जो हमारी कमिटी थी उसने ये बात को देखा कि हाँ, टीसीएस वॉज बेटर, टीचर्स वॉज मच मोर क्वालिफाइड इन कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन। बट ये हमने नहीं पाया कि ये जो पर्टिकुलर फर्म है ये क्वालिफाइड इनफ नहीं थी, इनके पास वो कैपेबिलिटीज नहीं थी। अब कैपेबिलिटीज दोनों के पास थी, ऑब्वियसली टीसीएस वाज मोर कॉल, हैड मच मोर कैपेबिलिटीज देन एडिक्विटी। बट एडिक्विटी के प्राइजेस जो उन्होंने कोट किए थे वो काफी कम थे कंपेयर टू टीसीएस, टीसीएस काफी ज्यादा पैसे मांग रही थी। इसीलिए हमने ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वो टीसीएस को ना देख करके इधर दे दिया, एडिक्विटी। हालांकि मेरा इसमें यह मानना है कि ऑल दो यस ऑब्वियसली टेंडर एक ओपन बिडिंग प्रोसेस ये सब होता है, बट ये कोई छोटी मोटी चीज का टेंडर नहीं आप दे रहे हैं। तो आपको इसमें एक्सपर्टीज पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन ज्यादा वेल क्वालिफाइड है टू कंडक्ट सच एग्जामिनेशन इन अ बेटर मैनर। एंड ये पॉसिबल कैसे है कि एक ऐसी फर्म जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, जिसके अगेंस्ट में इतने सीवियर एलिगेशन रहे हैं, तो उसको आप एक इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम कंडक्ट कराने का टेंडर अवार्ड कर दे रहे हैं? दीज ऑल थिंग्स मेक यू क्वेश्चन कि क्या सच में ये जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो रहे हैं वो फेयर हैं, या फिर पहले से सब कुछ फिक्स है कि भाई कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं सेलेक्ट होगा। मे बी अगर 50 वैकेंसी 40 हमने ऑलरेडी फिक्स कर रखे हैं, आप उन 10 में आ गए तो आ गए, वरना कोई चांस नहीं है कि आपको, आप चाहे कितनी मेहनत कर लें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग बैठे हुए हैं जो सिलेक्टेड है। मे बी ये सारे सवाल उठते हैं। अब ये नोटिफिकेशन क्यों लाया गया? क्या रीजन था कि ये नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया? इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये था क्योंकि बच्चों के जो एलिगेशन थे कि कई क्वेश्चंस गलत थे, ऑप्शंस उसमें गलत आ रखे थे, या फिर कई क्वेश्चन रिपीट हो रखे थे, तो आपने तो बहुत आसान कर दिया ना। अब जब तक बच्चा बाहर निकल के डिस्कस नहीं करेगा, उसको पता कैसे चलेगा कि सच में क्वेश्चन गलत आया था कि नहीं? सो पता कैसे चलेगा कि चारों में से कोई ऑप्शन ही सही नहीं था? तो उसको ये बात कैसे पता चलेगी कि जितने भी वो रहे हैं कि पिछले पिछले दिन का क्वेश्चन और सेम आ गया या नेक्स्ट डे भी, उसको तो डिस्कशन करके ही पता चलेगा। आपने वो डिस्कशन पे ही ताला लगा दिया। आपने बोल दिया भाई डिस्कस ही मत करो, डिस्कस करोगे नहीं तो आपकी गलतियां बाहर निकल के आएंगी नहीं। तो ये बहुत ही आपने अच्छा तरीका निकाला है कि आप कैसे अपनी गलतियों को छुपा सकें, कैसे रोक सकें उस आवाज को। और ये एक पूरी तरीके से आर्टिकल 19 का वॉयलेशन है। तो ये तो मेरा ओपिनियन था ऑन द एंटायर सिनारियो, ऑन द नोटिफिकेशन, ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। डू लेट मी नो व्हाट इज योर ओपिनियन, मेरे को जरूर बताइए। आई विल लव टू हियर फ्रॉम योर साइड। ऑल्सो डू लेट मी नो और किस टॉपिक्स पे आपको चाहिए कि मैं वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच, सी यू ऑन